तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि चैनल पे HTML कोर्स सीरीज चल रही है। आज है डे 34। जनाब आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं मेटा टैग के बारे में। अब मेटा टैग इतना इंपॉर्टेंट टैग है कि अगर आप इसको मिस कर दोगे तो आप भले पूरी वेबसाइट बना लो, पर उसको जब सर्च रिजल्ट में नहीं ला पाओगे, उस तक यूजर पहुंच नहीं पाएंगे, तो आपका पूरा वेबसाइट बनाना बेकार हो जाएगा। इसलिए आज के टैग को मिस ना करना, क्योंकि आज के टैग में मैं आपको SEO के बारे में बताऊंगा कि मेटा टैग की मदद से SEO कैसे किया जाता है। तो कंप्लीट वीडियो होने वाली, इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कंप्लीट मैं मेटा टैग का यूज इस वीडियो में मैं बता देने वाला हूं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ मेटा टैग के बारे में। सबसे पहले आपको कोई सा भी कोड एडिटर खोल लेना है। मैं यहाँ पे HPC के एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल के अंदर। आप यहाँ पे लैपटॉप में विजुअल स्टूडियो कोड, मैकबुक में विजुअल स्टूडियो कोड, कहीं पे भी कोई भी एडिटर यूज़ करो, सेम वर्क करेगी HTML, क्योंकि ब्राउज़र पे डिपेंड करती है। अभी आप ये जो देख रहे हो ये HTML की जनाब बॉयलर प्लेट होती है, जहाँ पर इनिशियल कोड लिखा जाता है। अब इतना तो आप जानते होंगे कि ऊपर डॉक टाइप HTML क्यों लिखा जाता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। उसके बाद ये जो HTML टैग होता है ये पेरेंट टैग होता है, इसके अंदर सारी HTML आती है। देन ये जो हेड टैग होता है ये ऊपर का सेक्शन होता है, और जो मेटा टैग हम लोग लिखेंगे वो हम लोग हेड टैग के ही अंदर लिखते हैं। HTML के अंदर सारी जितनी भी आप कोडिंग करते हो बेसिकली वो होती है बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो आपको यूज़र को शो करानी होती हैं, जिसमें यूज़र इंटरेक्ट करता है। पर जनाब जब हम लोग कभी भी SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर कोई भी मेटा टैग वगैरह यूज़ करते हैं वो हम लोग करते हैं हेड टैग के अंदर। तो हेड टैग के अंदर आप क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको टाइटल टैग देखने को मिलेगा बेसिकली, ठीक है। टाइटल टैग के बाद आपको मेटा टैग, ठीक है। मेटा टैग के बाद आपको लिंक देखने को मिलेगा। लिंक से आप यहाँ पे CSS वाली फाइल को कनेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए लिंक मिलेगा, ठीक है। तो आप इतना समझ लो कि बेसिकली हम लोग समझने वाले मेटा टैग के बारे में। अब यहाँ पे टाइटल क्या होता है, टाइटल तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आप जो भी नाम रखोगे वही पेज का नाम हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे डूम कोडिंग रख देता हूँ और इसको रन करूँगा, तो रन करने के बाद में यहाँ पे ऊपर डूम कोडिंग लिख कर आएगा। अभी ये देखिए यहाँ पे डूम कोडिंग आया, 1-2 सेकंड में ये लोड होने में समय ले लेता है कभी कभी। अब देखिए यहाँ पे डूम कोडिंग लिख कर आ रहा है। बेसिकली मैं इंटरनेट को ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जब भी आप कोई भी चीज़ ब्राउजर के अंदर सर्च करोगे तो वहाँ पे जो टाइटल आता है लिख के वो आता है इसी की वजह से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ SEO, ठीक है। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र के अंदर मैं लिखता हूँ SEO, ठीक है। अब मैं इसको सर्च करूँगा तो जो भी देखिए वेबसाइट्स आई हैं, तो वेबसाइट की बेसिकली जो आप ये पार्ट देखते हो ये वाला, ये आपका टाइटल होता है, ये आप टाइटल टैग के बीच में लिखते हो, ठीक है। आप कोई सी भी वेबसाइट यहाँ पर ले लो, यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगी सब में टाइटल टैग यूज़ किया गया है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे है, ये इस पेज का टाइटल है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि टाइटल कैसे दिया जाता है। अब यहाँ पे टाइटल आपको पता चल गया, अब हम मेटा टैग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो टाइटल तो आप देना सीख गए हो, आपको बस कुछ नहीं टाइटल टैग ओपन करना होता है, उसके बीच में जो भी लिखोगे वही उस पेज का नाम हो जाएगा। अब आते हैं मेटा टैग पे कि मेटा टैग कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसको रन करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ब्लैंक पेज है, कोई भी कोडिंग नहीं हुई है। चलिए अब इसको हम लोग स्टार्टिंग से सब समझते हैं। तो जो हमारा टॉपिक वो मेटा टैग है, ठीक है। अब मेटा टैग को अगर हम लोग बोले हैं कि ये जो टैग होता है वो यूज़र के लिए नहीं होता है, वो आपका होता है ब्राउज़र के लिए प्लस सर्च इंजन के लिए, ठीक है। ब्राउज़र कैसे, जो आपका क्रोम है, फायरफॉक्स है, ठीक है। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था, अभी नए नए आपके यहाँ पे ब्राउज़र आते हैं। तो वो जितने भी ओपेरा मिनी वगैरह हैं, ये जितने भी ब्राउज़र हैं उसके अंदर आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो मेटा टैग ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन क्या चीज़, आपकी वेबसाइट के बारे में, आपकी वेब पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का काम मेटा टैग करता है। अब मेटा टैग क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है हम लोग ये समझेंगे। मेटा टैग जो भी इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटा डाटा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग मेटा डाटा। अब आपने कभी भी कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की होगी तो आपको पता होगा कि हम लोग सबसे पहले टाइटल डालते हैं, ठीक है। तो टाइटल टैग से आता है। देन हम लोग उस पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं काफ़ी बड़ा, तो जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जनाब वो हमारा आएगा मेटा टैग से। प्लस हम लोग टैग्स भी देते हैं। टैग्स मतलब कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स इसलिए दिए जाते हैं कि कोई भी यूज़र अगर सर्च करता है तो अगर वो चीज़ हमारे उस मतलब आर्टिकल के अंदर है तो वो टैग्स वहाँ पे सर्च में आए, जिससे हमारा वो पेज और वो वेबसाइट रैंक करे। तो जो हम लोग डिस्क्रिप्शन और टैग्स देंगे वो मेटा टैग की मदद से देंगे। तो ये सब काम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटा डाटा। जो आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग हो गया, टाइटल हो गया, ये सारा मिलके हम लोग कहलाते हैं इसको मेटा डाटा। और मेटा डाटा काम किससे करता है, मेटा टैग से, ठीक है।
तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेटा डाटा डाला कैसे जाता है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। उससे पहले मैं बताऊं कि मेटा जो टैग है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एसईओ में, ठीक है। अब एसईओ क्या होता है आपको पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेन काम क्या होता है कि जो आपकी वेबसाइट है, आपने जो वेब पेज बनाया है वो सर्च रिजल्ट में आए, गूगल के टॉप पर आए। जैसे मान लीजिए मैंने सर्च किया PHP, तो PHP से रिलेटेड अगर आपकी वेबसाइट है तो वो ऊपर टॉप 5 के अंदर आनी चाहिए। अगर टॉप 5 के अंदर आएगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे। तो वो सारा काम संभालता है मेटा टैग। अगर मेटा टैग की आपको अच्छे से नॉलेज है जनाब, तो आप मेटा टैग का सही यूज़ करके सही मेटा डाटा डालोगे, जिससे गूगल आपकी वेबसाइट को समझेगा कि ये वेबसाइट ट्रस्टेड है, देन इसमें जेन्युइन कंटेंट है और वो अपने टॉप रिजल्ट में लाएगा। टॉप 5 के अंदर ला सकता है, टॉप 6 के अंदर ला सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे। तो अगर आप मेटा टैग की सही से इन्फॉर्मेशन जनाब नहीं रखते हो तो इतना समझ लो कि आपकी पूरी वेबसाइट बन भी जाएगी, वो बेकार पड़ी रहेगी, सिर्फ उसको आप चलाओगे, 2-4 लोग और चलाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स तक पहुँच नहीं पाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स तक कैसे पहुँचेगी वो हम लोग मेटा टैग से करेंगे, ठीक है। अब मेटा टैग में आप जो भी यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड करोगे वो यूज़र को यहाँ वेब पेज के अंदर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मेटा टैग बैकएंड में काम करता है, जो कि सिर्फ ब्राउज़र और सर्च इंजन समझते हैं, ठीक है। ये बैकएंड के लिए टैग होता है। फ्रंट एंड के लिए आपको अभी तक मैंने बहुत सारे टैग्स पढ़ा हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, पर मेटा टैग जनरली पीछे काम करता है, उसका प्रोसेस आपको दिखेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं मेटा टैग को। मैं कम से कम 8 चीज़ें बताऊंगा जो मेटा टैग से ही होती हैं, 8 चीज़ें। तो चलिए मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहला जो देख लेते हैं मेटा टैग किस लिए यूज़ किया जाता है। तो मेटा टैग का एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हमेशा हेड टैग के बीच में यूज़ करना है। हेड टैग के बीच में इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो बैकएंड का काम होता है, जो यूज़र्स को नहीं दिखाई देता है, वो हेड टैग में होता है, और जो यूज़र्स को दिखाई देता है वो जो हम लोग टैग यूज़ करते हैं वो बॉडी टैग के अंदर लिखे जाते हैं। तो मेटा टैग तो यूज़र को कुछ दिखाएगा नहीं, तो हम लोग हेड टैग में डालेंगे। हेड टैग में बैकएंड का काम होता है। तो सबसे पहले मेटा टैग हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे और अब समझते हैं मेटा टैग के सबसे पहली प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग विभिन्न प्रकार के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं जनाब, जिससे मेटा टैग को फंक्शनैलिटी मिलती है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है यहाँ पे कैरेक्टर सेट, ठीक है। अब ये कैरेक्टर सेट जो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं UTF-8। अब ये कहोगे ये क्या चीज़ होती है। तो अभी आप जैसे कोडिंग करते हो तो वेबसाइट बनाते हो, तो वेबसाइट के अंदर मान लीजिए आपने टेक्स्ट लिखा, किसी चीज़ के बारे में कुछ भी लिखा, तो वो कैरेक्टर का यूज़ करते हो। अभी यहाँ पे जो भी लेटर्स देख रहे हो सब कैरेक्टर्स तो ही हैं, 1 2 3 और ये जितना भी है ये सब कैरेक्टर हैं। तो ये कैरेक्टर की जो प्रणाली अभी चल रही है वो है UTF-8। तो हम लोगों को यहाँ पे मेटा टैग में बताना होता है ब्राउज़र को कि कौन सा कैरेक्टर सेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग कैरेक्टर सेट यूज़ करते हैं वो होता है UTF-8। अब आपको इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि UTF-8 होता है तो इससे पहले UTF-7 होगा, 6 होगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है। आपको सिंपली बस जब वेबसाइट बनाओ तो आपको ये टैग लिख देना है मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। इसका आपको डिटेल नहीं समझनी कि यार ये क्यों लिखा जाता है, ये इसलिए समझो कि ये एक प्रणाली है, ये कैरेक्टर सेट है जो इस समय यूज़ किया जाता है कैरेक्टरों के डिसाइड करने के लिए। अभी UTF-8 चल रहा है, देन अगर कोई चेंजमेंट होता है, कुछ भी इसमें बदलाव आता है, वो आगे वीडियो मिल जाएगी। पर अभी आपको बस सिंपली इतना लिख देना मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। अब आगे जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसमें दिमाग लगाना है, उसको मैं ये भी प्रूव करूंगा कि क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। जैसे कि कोई यूट्यूब वीडियो होती है तो उसमें भी डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं, क्या क्या आपको जानने को मिलेगा। वैसे ही आपको अपनी वेबसाइट वेब पेज का भी डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। तो उसको लिखने के लिए आपको मेटा टैग यहाँ पे ओपन करना होगा। और ये चीज़ मेटा टैग का दूसरा यूज़ मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होगा नेम करके, नेम एट्रीब्यूट लिखोगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन। क्या लिखना है? डिस्क्रिप्शन। इससे ये पता चलेगा कि हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। अब मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूँ डूम कोडिंग नाम से, तो आपको पता है कि डूम कोडिंग का यूट्यूब चैनल हो या फिर वेबसाइट हो, आपको क्या मिलेगा? HTML CSS के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, C लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, तो कुल मिला के कोडिंग मिलेगी ना। तो अब यहाँ पे अगर मुझे ये डिटेल डालनी है अपनी वेबसाइट के अंदर तो कैसे डालेंगे? तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट इसी के अंदर और यूज होगा जिसका नाम है कंटेंट। अब यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि डिस्क्रिप्शन क्या है। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि डिस्क्रिप्शन शो कहाँ पे होता है इंटरनेट के अंदर। तो आपको मैं यहाँ पे इंटरनेट ऑन किया और यहाँ पे ले चलता हूँ। और अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये चीज़,
यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ये भी मेटा टैग के अंदर ही लिखा गया है। ठीक है, मेटा टैग के अंदर जो हम लोग अभी लिखने वाले हैं, इस वेबसाइट ने भी ये चीज़ लिखी है, तब जाकर ये यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर आप अपनी मर्जी से डिस्क्रिप्शन नहीं बताओगे, मान लीजिए कोई अनभिज्ञ इंसान है, उसने मेटा टैग के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, तो वेब पेज के अंदर शुरुआत की 2 लाइन ले ली जाती हैं। मान लीजिए जैसे मैंने ये ओपन करा, इसको ओपन कर लेते हैं, और अगर किसी इंसान ने यहाँ पे मेटा टैग के अंदर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, तो जब वो ओपन करेगा तो ये शुरुआत की यहाँ से इतनी लाइन कॉपी कर लेगा, इतनी। ठीक है, और वही उसी को डिस्क्रिप्शन बना देगा। कुल मिला के जितना है ये डिस्क्रिप्शन बना देगा। पर आपको क्या करना है, आपको मेटा टैग के अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालना है, जिससे गूगल समझ पाए कि आपकी वेबसाइट पर क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या चीज़ें आप देते हो लोगों को, क्या मतलब कोई सर्विस है, कोई चीज़ सिखा रहे हो, क्या करते हो, ये चीज़ बताना होता है। तो ये आपका हो गया टाइटल, जो कि टाइटल टैग की मदद से आता है। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन, जो कि डिस्क्रिप्शन मेटा टैग की मदद से आता है। आप कैसे लिखना है ये चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी कोडिंग में। सबसे पहले इंटरनेट ऑफ करेंगे। कोडिंग करते समय मैं इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ, नोटिफिकेशंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सबसे पहले मेटा टैग ओपन करना है, देन नेम के अंदर आपको लिख देना है डिस्क्रिप्शन। इससे ये पता चलेगा कि अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर। तो कंटेंट एट्रीब्यूट ओपन करना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है यहाँ पे इट इज़ यहाँ पे दिस वेबसाइट प्रोवाइड यू आ हिंदी प्रोवाइड यू, या फिर HTML ट्यूटोरियल सिर्फ इतना लिख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। HTML एंड CSS ट्यूटोरियल्स इन हिंदी लैंग्वेज, इतना मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया। आप इसको और अच्छे से लिखना। यहाँ पे मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा हुआ है कि दिस वेबसाइट प्रोवाइड यू HTML एंड CSS ट्यूटोरियल्स इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, मैं अगर और इसको अच्छे से लिखूंगा तो ये काफ़ी थोड़ा बड़ा आएगा, और उसको थोड़ा सोच के लिखा करो कि डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। गूगल उसको जांचता है कि क्या यही चीज़ आपके यहाँ पे वेबसाइट के अंदर है जो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा है। तो आपको सेम वही चीज़ें लिखनी है और कुछ अच्छी तरीके से इंक्लूड करना होता है। बढ़िया से डिस्क्रिप्शन लिखो। पर मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ऐसे पैराग्राफ लिखा जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये आपको समझ दूसरा यूज़ हो गया जिसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो मेटा टैग की मदद से। आप तीसरा यूज़ समझते हैं। तीसरा यूज़ है मेटा टैग में हम लोग कीवर्ड कैसे डालें। अब जैसे आप यूट्यूब के अंदर वीडियो अपलोड करते हो तो उसमें आपको टैग्स भी डालने का ऑप्शन मिलता है, वैसे ही आपकी वेबसाइट के भी कुछ टैग्स होते हैं जो कि हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम एट्रीब्यूट ओपन करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग ने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा था, यहाँ पर लिखेंगे कीवर्ड्स, क्योंकि हम लोग को डालना है कीवर्ड्स। तो यहाँ पे कीवर्ड्स, ओके, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे ये समझो, अब हम लोग जो कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट के अंदर हम लोगों को लिखना क्या है, कंटेंट के अंदर हम लोगों को लिखना है यहाँ पे जनाब कीवर्ड्स अच्छे। ठीक है, तो मान लीजिए इस वेबसाइट के अंदर HTML मिलती है। ठीक है, तो HTML लिखा, फिर कॉमा लगा दिया, देन यहाँ पे थोड़ा स्पेस लिया, फिर HTML ट्यूटोरियल्स मिलते हैं तो ट्यूटोरियल्स लिख दिया, कॉमा लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे HTML टैग्स के बारे में पढ़ाया जाता है तो HTML टैग्स लिख दिया। लिखना वही चीज़ें जो आपको मतलब वहाँ पे अवेलेबल कराते हो। कोई भी फर्जी चीज़ लिखोगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे गूगल कभी सर्च में ही नहीं लाएगा। CSS डाल दिया, क्योंकि CSS भी HTML के साथ सिखाई जाती है, वेब डेवलपमेंट, क्योंकि HTML CSS सब वेब डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो इस तरीके से मैंने 5-6 यहाँ पे कीवर्ड्स डाल दिए। आपको और ज़्यादा डालने होते हैं और यूनिक डालने होते हैं। बहुत ना भरना, गिने चुने भरना, पर ऐसे भरना जो सर्च भी किए जाते हों, प्लस आपकी वेबसाइट पर उनसे रिलेटेड डाटा अवेलेबल हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि गूगल कभी भी आपके सिर्फ इतने कीवर्ड्स के भरोसे नहीं रहेगा कि आप ये सोच लो कि यार हाँ मैंने इतने कीवर्ड्स डाल दिए हैं और गूगल इन्हीं को देखकर आपकी वेबसाइट सर्च कराएगा। ऐसा नहीं है। गूगल खुद से आपकी वेबसाइट को पढ़ता है अपने रोबोट्स द्वारा। कुछ बॉट्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट पर आते हैं, उनको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस वेबसाइट पे क्या डाटा अवेलेबल है। देन उसके हिसाब से वो कुछ कीवर्ड्स डिसाइड करता है और उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में आती है। आप ये सोच लो कि मैं यहाँ पे अच्छे अगर कीवर्ड डाल दूंगा तो वो टॉप पे रिजल्ट में आ जाएगी, तो ऐसी कोई गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है। बस आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना होता है कि यहाँ पे अच्छे हम लोग कीवर्ड्स डाल सकें, जिससे हो सकता है चांस बढ़े कि हाँ आ जाए रिजल्ट में। पर गूगल खुद भी डिसाइड करेगा कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, उसको कितना रिजल्ट में लाना है। वो कंटेंट और क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो
तो ये मैं पूरा आपको एसईओ सिखा रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आपकी वेबसाइट रैंक होगी, ऑप्टिमाइज होगी सर्च इंजन पर। ठीक है, ये तीसरा यूज़ था। अब आते हैं चौथे यूज़ पर। चौथे यूज़ पे मैं बताऊंगा मेटा टैग की मदद से। सबसे पहले थोड़ा सा और यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं इस तरीके, और मैं बताऊंगा कि इस वेबसाइट का मालिक कौन है, ऑथर कौन है। मान लीजिए डूम कोडिंग की कोई वेबसाइट है, doomcoding.com, doomcoding.in, तो उसका मालिक कौन है? तो मालिक मैं हूँ, मेरा नाम क्या है, शुभम पांडे। तो ये चीज़ मैं गूगल को और ब्राउज़र को, क्रोम ब्राउज़र को कैसे बताऊंगा? तो उसके लिए मेटा टैग ओपन करना है, देन यहाँ पे आपको नेम एट्रीब्यूट लिखना है, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर बताऊंगा कि क्या चीज़ हम लोग बता रहे हैं। तो हम लोग ऑथर का नाम बता रहे हैं, जैसे पहले डिस्क्रिप्शन बताया था तो डिस्क्रिप्शन लिखा था, फिर कीवर्ड्स बताया तो कीवर्ड लिखा था नेम के अंदर। अब हम लोग ऑथर के बारे में बताएंगे तो ऑथर लिखेंगे। अब ऑथर कौन है, तो उसके लिए कंटेंट लिखेंगे। ठीक, कंटेंट लिखा। अब इसके अंदर मैं अपना नाम डाल दूंगा, तो शुभम पांडे। आप उसको और अच्छे से अगर चाहें तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पांडे, ठीक है, इतना लिख दिया। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने आपको 4 यूज़ बताए हैं। पहला आपको कैरेक्टर सेट UTF-8 बताया था कि यहाँ पे आपको ये लिखना होता है। इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ हुआ है ये पता चलता है। दूसरा डिस्क्रिप्शन कैसे डालें ये, तीसरा कीवर्ड कैसे डालें, चौथा आपका ऑथर का नाम कैसे डालें। ठीक है, अब 5वें यूज़ पे आते हैं। 5वें यूज़ में जनाब होता क्या है कि हम लोग वेबसाइट में, जैसे कि होता है कि एक वेबसाइट आपने बनाई और ब्राउज़र पे अपलोड, मतलब अपलोड की सर्वर पे, ब्राउज़र पे आप उसको सर्च करोगे तो आ जाएगी। तो ये बताओ क्या वेबसाइट सिर्फ मोबाइल पे ही सर्च की जाती हैं? मान लो आपने लैपटॉप से बनाया, डाल दिया, तो कोई मोबाइल पे भी सर्च करेगा, कोई लैपटॉप पे सर्च करेगा, कोई बड़ी स्क्रीन के कंप्यूटर पे सर्च करेगा, हो सकता है कोई टीवी के अंदर भी सर्च करे आपकी वेबसाइट को। तो यार ये बताओ कि अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग वेबसाइट आएगी, तो हो सकता है कि आपने जो वेबसाइट बनाई हो वो उस तरीके से आए ना। आपने तो लैपटॉप की स्क्रीन, अपने स्क्रीन के हिसाब से वेबसाइट को बनाया, और देन वो जब अपलोड करी जाएगी तो मान लीजिए किसी ने मोबाइल पे सर्च किया तो छोटी स्क्रीन आएगी, और किसी ने बड़ी टीवी के अंदर सर्च किया आपकी वेबसाइट तो बड़ी स्क्रीन आएगी। तो ऐसे में होता है क्या कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, उतना अच्छा आपको दिखता नहीं है कि मतलब क्या वेबसाइट थी। जैसा आप डिजाइन करते हो वैसा ऊपर नीचे सब हो जाता है। तो ऐसा ना हो, जितनी साइज हो उसी हिसाब से हमारी वेबसाइट अपने आप को मेंटेन कर ले। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोगों को उस चीज़ को करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बनाना होगा वेबसाइट को। और वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे बनेगी, पहले समझते हैं रिस्पॉन्सिव का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बना कर समझाता हूँ। आपने लैपटॉप के अंदर एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, देन वो वेबसाइट एक मोबाइल के अंदर किसी ने ओपन करी, तो वेबसाइट आपकी सेम टू सेम मोबाइल में आ भी जाए, और जैसे आपने मान लीजिए इतनी बड़ी फोटो यूज़ की तो इतनी बड़ी आए, और उसको यूज़र को दिखे भी लिखा हुआ। ये नहीं कि यहाँ पे जो लिखा हो काफ़ी छोटा हो जाए, ऐसा नहीं है। और अगर मान लो कोई बड़ी सी स्क्रीन पर सर्च करे, मान लीजिए आपकी टीवी हो गया, उसके अंदर या बड़ा मॉनिटर पर सर्च करता है, तब भी उसकी बढ़िया सी वेबसाइट शो हो, मतलब कुल मिला के साइज मेंटेन हो जाए। और आपकी वेबसाइट चाहे यहाँ पे लैपटॉप पे सर्च हो, चाहे मोबाइल पे, चाहे टैबलेट पे आपके सर्च हो, देन चाहे टीवी पे हो, सब में एक जैसी दिखाई दे, कुछ भी ज़्यादा ही फर्क ना हो, और वेबसाइट मेंटेन रहे। तो ये करने के लिए जनाब आपको करना होगा मेटा टैग का यहाँ पे 5वां यूज़। तो यहाँ पे मेटा टैग ओपन किया। मेटा टैग ओपन करने के बाद जनाब हम लोग यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट ओपन करेंगे। नेम एट्रीब्यूट ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू वाले सेक्शन में व्यू, VIEW व्यू पोर्ट, PORT पोर्ट, ठीक है। अब व्यू पोर्ट हम लोग क्यों लिख रहे हैं ये आगे समझ में आएगा। व्यू पोर्ट का मीनिंग ये होता है कि व्यू मतलब कोई चीज़ दिखती है वो किस तरीके से दिखे, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो डिसाइड करने के लिए आपको कंटेंट एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा, और यहाँ लिखेंगे विथ। अब समझो जो हमारी वेबसाइट होती है वो बेसिकली विथ से ही उसका साइज डिसाइड होता है। जैसे कि एक ये है लैपटॉप के अंदर वेबसाइट, तो उसकी विथ क्या होगी, उसकी विथ ये होगी। और मोबाइल के अंदर एक वेबसाइट है, ठीक है, ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर क्या है, उसकी विथ इतनी होगी। तो ये जो लैपटॉप की विथ है वो मोबाइल की विथ में कैसे मेंटेन हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू लिखते हैं, विथ WIDTH विथ इक्वल टू, यहाँ पे विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, मतलब वेबसाइट की विथ जो है वो डिवाइस की विथ के हिसाब से हो जाए, ठीक है। तो DIVICE डिवाइस विथ WIDTH, ठीक है, समझो मेरी बात को। जो इस टैग का मतलब क्या होता है कि विथ जो है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, विथ जो है वो डिवाइस की जो विथ है उसके बराबर हो, ठीक है। जो आपकी वेबसाइट की विथ है वो डिवाइस की विथ के बराबर हो, ये यहाँ पे बोला गया है। तो ये आप समझ गए होगे, ठीक है, विथ इक्वल टू डिवाइस विथ।
यहाँ पे जी हटा के एच करेंगे, और स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हमसे होती तो आप सही कर लेना, और आपसे होती तो आपको तो ध्यान रखना होगा। ये एट्रीब्यूट हो गया। अब इसी में हम लोग एक चीज़ और इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हल्का सा कॉमा मारेंगे, और अब यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल स्केल, इनिशियल IN, ठीक है, IN फिर I, और फिर आपको लिखना है T फिर IAL, इनिशियल, फिर छोटा सा हाइफन का निशान देना है, हाइफन मतलब छोटा वाला माइनस स्केल, ठीक है, इतना लिखना है। और उसके बाद इक्वल का निशान लगाकर यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क के पहले आपको यहाँ पे 1 लिख देना है। अब ये इनिशियल स्केल 1 क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। ये जो हम लोगों ने लाइन लिखी है इनिशियल स्केल 1, ये होता क्या है कि मैं आपको बताऊं। इसको ओपन करूँगा, और ये जैसे आपकी वेबसाइट है तो आप उसको कभी कभी जूम भी तो करते हो। जैसे यहाँ पे एक फिंगर रखी, ठीक है, एक फिंगर यहाँ पे रखी, और दोनों को ऐसे ऐसे खींचोगे तो वेबसाइट जूम होती है, ठीक है, बढ़ती है। तो ये वेबसाइट कितनी जूम होनी चाहिए जो आपकी मेंटेन रहे, कितना जूम कर सकते हैं, तो 1। आप इसको ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसे 1 रखी जाती है, 0.1 रख लो या फिर 1.0 रख लो, ये 1 रखी जाती है, इतना मान के चलो, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट का इनिशियल स्केल जो जूम स्केल है वो 1 होना चाहिए। इतना आपको समझ में आया, ये चीज़ आपकी काफ़ी काम आने वाली है। ये हमारा 5वां यूज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग ने किया क्या है इस एट्रीब्यूट से, मेटाटेक के एट्रीब्यूट से, कि लैपटॉप में बनी वेबसाइट को मोबाइल में भी अच्छे से दिखाई दे और प्लस बड़ी स्क्रीन में भी दिखाई दे, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। एग्जांपल में क्या हो सकता है कि मान लो अभी मेरे पास कोई वेबसाइट तो है नहीं जिसमें मैं आपको ये चीज़ करके दिखा दूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, मैंने फ़ोटो बना रखी है, उसको मैं आपको शो कराता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। अब ये वाला जो स्क्रीन है ये वेबसाइट बनाई गई थी लैपटॉप में, जो ये वेबसाइट का पेज दिख रहा है ये लैपटॉप में बनाया गया था दोनों का, ठीक है। पर जब अगर आपने मेटाटेक व्यू पोर्ट का यूज़ नहीं किया है और अगर किसी ने आपकी वेबसाइट को मोबाइल में सर्च किया तो इस तरीके शो होगी। और ये देखिए कितना ख़राब लग रहा है, फ़ोटो कितनी छोटी हो गई है, और यहाँ पे जनाब टेक्स्ट देखो इतना छोटा है कि कोई यूज़र पढ़ भी नहीं सकता उसको, ठीक है। तो ये है बिना व्यू पोर्ट मेटाटेक का यूज़ किए हुए। और जब आप इस मेटाटेक के व्यू पोर्ट का यूज़ कर लेते हैं जनाब, तब आप देखिए कि कितना सही से आ रहा है आपका। देखिए फ़ोटो भी यहाँ पे सही से आ रही है और जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो भी सही आ रहा है जब इस टैग का आपने यूज़ किया है। तो इससे समझ में क्या आता है कि अगर आपने एक वेबसाइट को, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लोगो बनाता हूँ, एक वेबसाइट को लैपटॉप के अंदर बनाया है और आपने मेटाटेक का व्यू पोर्ट यूज़ नहीं किया है, तो जब मोबाइल में कोई यूज़र ओपन करेगा तो इस तरीके वो दिखाई देगी, इतनी भद्दी सी, और कोई भी कंटेंट अच्छे से नहीं आएगा। पर अगर आपने व्यू पोर्ट की जो विड्थ है वो मेटाटेक से डिसाइड की थी, जो मैंने अभी बताया, तो इस तरीके से मेंटेन होकर आएगी, चाहे लैपटॉप में ओपन हो चाहे मोबाइल में। आई होप आप इस पूरी कंडीशन को समझ गए होंगे कि मेटाटेक के व्यू पोर्ट का इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल एटसेट्रा जितने भी डिवाइस हैं सब में एक जैसी ओपन हो और सब में वो वेबसाइट अच्छी दिखाई दे। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे मेटाटेक का जो 6 नंबर का यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं, ठीक है। 6 नंबर के यूज़ में हम लोग बताएंगे कि हमारी वेबसाइट जो होती है वो कितनी देर में रिफ्रेश हो। रिफ्रेश रेट सेट करेंगे कि जैसा किसी यूज़र ने आपकी वेबसाइट को ओपन किया और आपने वेबसाइट में कोई भी चीज़ है जो रिफ्रेश होने को मांगती, मान लीजिए कोई ऐड है, कोई चीज़ है जो थोड़ी थोड़ी देर में रिफ्रेश होना ज़रूरी है, तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश वाला सिस्टम कैसे लगाएं। उसके लिए आपको सबसे पहले मेटाटेक ओपन करना होगा। देन यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट का नाम है HTTP-EQUIV। अब ये अजीब सा है पर आपको ध्यान देना होगा, HTTP-EQIV, ठीक है, EQUIV, ठीक है, इतना आपको ये लिखना है। और यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है रिफ्रेश, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिफ्रेश रेट सेट कर रहे हैं, तो रिफ्रेश REFRES, ठीक है, H, रिफ्रेश। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कंटेंट, ठीक है, तो CONTENT, कंटेंट। कंटेंट के अंदर जितनी सेकंड में आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कराना चाहते हो उतने सेकंड यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे मैं मान लीजिए 5 सेकंड लिखता हूँ तो अब मेरी वेबसाइट 5 सेकंड में ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगी। पर कहोगे भाई यार मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको दिखाऊँ। अगर देखिए यहाँ पे तो ब्लैंक पेज है, पर ये 5 सेकंड में ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगी, पर ये मुझे अभी दिख तो नहीं रही है। तो यहाँ पे दिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक URL डाल दूंगा गूगल का, तो जब ये रिफ्रेश होगी तो मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिक गूगल खुल जाएगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ 5 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, सबसे पहले लिखना होगा आपको
एक यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं इस तरीके। अब यहाँ पे लिखते हैं URL, ठीक है, इतना आपने लिखा इक्वल http देन कॉलन के बाद बैक स्लैश लगाएंगे 2 बार, बैक स्लैश के बाद www.google.com, ठीक है। अब ये हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे और 5 सेकंड में देखिए ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगी। 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक। अब ये गूगल यहाँ पे खुला है पर इंटरनेट मैंने बंद कर रखा था, इसलिए यहाँ पे देखिए पेज शो नहीं हुआ। चलिए मैं इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ और ये 5 सेकंड में ओपन होगी, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 4 एंड देन ये 5। अब ये बस होने वाला है 1 सेकंड में, ठीक है। तो इंटरनेट वो होता क्या है ना, कभी कभी इंटरनेट पे थोड़ा धीमा हो जाता है, ये देखिए, ठीक है। 5 से 6 सेकंड में ये लोड हो गई। अब आप यहाँ पे चाहो तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, पर अगर आप पूछो कि भाई कितना रखना चाहिए तो 30 सेकंड रखो। मैं यहाँ पे अगर वेबसाइट बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड की बजाय 30 सेकंड रखूँगा। 30 सेकंड में ऑटोमेटिक वेबसाइट रिफ्रेश होती रहनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इस URL को हटा देता हूँ, नहीं तो ये बार बार रिफ्रेश होगा और यहाँ पर बार बार शो होगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूँ इस तरीके से, ठीक। अब ये आपको ये यूज़ कौन सा नंबर था, ये हमारा यूज़ था 6। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट कैसे सेट किया जाता है। यहाँ पे कंटेंट में मैं डाल देता हूँ 5 सेकंड, ठीक है। कंटेंट में 5 नहीं अब 30 डालूंगा, 30 सेकंड में वेबसाइट रिफ्रेश हो। तो आपको पता चल गया कि रिफ्रेश रेट कैसे लगाना होता है। 30 सेकंड में रिफ्रेश हो गई मेरी वेबसाइट। इतना क्लियर, 6 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं 7वें पॉइंट पर। 7वां पॉइंट है हमारा, जैसे कि आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट सर्च रिजल्ट में कैसे आती है। मैं आपको उसका थोड़ा प्रोसीजर बताऊं जिससे आपको और क्लियर हो। ये जो मैं आगे का स्टेप 7वां नंबर बताने जा रहा हूं। अभी ये जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, मैंने गूगल पे सर्च किया SEO, ठीक है। तो SEO में सबसे पहले एक ये वेबसाइट आई है, ठीक है, जो कि गूगल की खुद की है, एड्स की, ठीक है। तो इसको मैं नहीं देखूंगा, इसको नहीं देखूंगा क्योंकि ये भी एड्स की है, ठीक है। अब इसके बाद 2 ऐड वाली वेबसाइट छोड़कर जो जेन्युइनली वेबसाइट आती हैं वो ये देखिए, 1 2 3 और यहाँ फिर कुछ वीडियोस, फिर 4 5। इस तरीके से जो हमारी वेबसाइट्स आ रही हैं ये SEO के कारण आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे कि गूगल कैसे जानता है कि इस वेबसाइट को रैंक कराना है। मान लीजिए आज मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, उसको इंटरनेट के सर्वर पे अपलोड करता हूँ, तो गूगल पे आती कैसे है, इंडेक्स कैसे होती है। अगर कोई भी चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हो और वो चीज़ आपको मिल जाती है तो उसको बोलते हैं इंडेक्स होना। तो गूगल वेबसाइट को अपने अंदर इंडेक्स कैसे करता है, इस चीज़ को समझ जाओगे तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग इंटरनेट को ऑफ करते हैं, देन यहाँ फिर से उस एडिटर को खोलेंगे। अब यहाँ पे समझो, आप जब कोई भी वेबसाइट बनाते हो, ये मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है जो मैंने बनाई, ठीक है। ये गूगल है जो कि बहुत पावरफुल है इस समय, ठीक है। इसके पास कुछ बॉट्स होते हैं, छोटे छोटे बॉट्स, मकड़ी जैसे, ठीक है। अब मकड़ी जैसे मैं एक बता रहा हूँ, खूब सारे बॉट्स होते हैं। वो बॉट्स आपकी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपकी वेबसाइट पर रुकते हैं, फिर आपकी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं। आपकी वेबसाइट पर जो कंटेंट होता है उसको समझते हैं, मेटा टैग को पढ़ते हैं, मेटा टैग पे क्या क्या चीज़ें हैं पूरा जांच पड़ताल कर लेते हैं। जब जो आपकी वेबसाइट की पूरी जांच पड़ताल कर लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तब वो इंडेक्स करेगा अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि आपके पास एक गूगल के बॉट आते हैं आपकी वेबसाइट पर, यहाँ पर, और आपकी वेबसाइट को बॉट्स पूरी तरीके एनालाइज करते हैं। पर अगर मैं चाहूँ कि मेरी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में आए ना, गूगल पे मैं अपनी वेबसाइट को नहीं लाना चाहता हूँ, तो कैसे होगा। मान लीजिए मैं मना कर दूं कि मैं गूगल के बॉट को अपनी वेबसाइट पर नहीं आने दूंगा और मुझे गूगल पे अपनी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कराना है, तो कैसे करा सकते हो। तो उसके लिए मान लीजिए कोई भी पेज है, कोई भी वेबसाइट, अगर आप उसको इंडेक्स नहीं कराना चाहते हो तो उसके लिए 7वां यूज़ होगा मेटा टैग का। मेटा टैग ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डालेंगे नेम, और नेम के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, रोबोट्स है, क्योंकि रोबोट्स आते हैं, ठीक है, ROBOTS, ठीक। अब उसके बाद डालेंगे कंटेंट, ठीक है। कंटेंट डाल दिया। कंटेंट डालने के बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे नो इंडेक्स। नो इंडेक्स मतलब समझते हो कि मेरी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में इंडेक्स ना की जाए या फिर आए ना। फिर यहाँ पे कॉमा डाल देंगे। नो फॉलो। नो फॉलो का मतलब क्या है कि मेरी वेबसाइट के अंदर जितने भी लिंक्स हैं उनको भी फॉलो मत करो, उन पे भी मत जाओ, उनको भी सर्च मत करो। इतना आपको क्लियर लग रहा है। अब ये समझो
कि नो इंडेक्स नो फॉलो। पर अगर मैं कह दूं कि नहीं, मुझे मेरी वेबसाइट तो इंडेक्स करानी है, पर वेबसाइट के अंदर जो लिंक्स मैंने अदर वेबसाइट के दिए उनको फॉलो नहीं कराना है बॉट से, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स जो लिखा है इससे नो हटा दूंगा, पर जो फॉलो का नो लिखा है उसको लगा रहने दूंगा। मतलब नो फॉलो तो आपको लिखना है, पर नो इंडेक्स नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स लिखना है। तो इतना समझो कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स होगी, सर्च रिजल्ट में आएगी, गूगल के बॉट आपकी वेबसाइट पर जाएंगे, उसको पढ़ेंगे और अपने सर्च इंजन पे लाएंगे। पर वेबसाइट के अंदर जितनी भी लिंक्स हैं उनको बॉट्स कभी भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे मना कर दिया है, कोड लिख दिया है। अब बॉट्स की हिम्मत नहीं कि आपकी वेबसाइट को पढ़ें, ठीक है। पर अगर चाहते हो कि नहीं यार, मैं अपनी वेबसाइट को फॉलो, मतलब लिंक को भी सर्च कराना चाहता हूं, प्लस यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं, जितनी भी वेबसाइट, उनको भी इंडेक्स कराना चाहता हूं, तो आपको सिर्फ इंडेक्स लिखना है एंड फॉलो लिखना है। इससे आपके गूगल के जो बॉट्स हैं, यहाँ पे जो गूगल के बॉट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और आपके कोड में अगर किसी ने मना नहीं किया होगा, नो नहीं लिखा होगा, तो उसको पढ़ेंगे, देन आपकी वेबसाइट को समझ के एक सही जगह पे इंडेक्स कराएंगे, उसको सर्च रिजल्ट में लाएंगे। आई होप आप मेरी ये बात समझ गए होंगे कि 7वां पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इतना इन डेप्थ मैं गारंटी लेता हूँ यूट्यूब पर किसी ने आपको समझाया नहीं है। और ये 8 पॉइंट बता रहा हूँ, 8 पॉइंट आप एक वीडियो में किसी के नहीं देखोगे। कोई भी वीडियो यूट्यूब पर उठा के देख लो, मैंने जितना डिटेल में इस चीज़ को कवर किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 8वां पॉइंट जनाब समझते हैं, ठीक है। 8वां पॉइंट है धोखाधड़ी के काम से बचने के लिए हम लोगों को यूज़ करना होगा। इसमें मेटा टैग नहीं यूज़ करेंगे, इसमें लिंक टैग यूज़ करेंगे। लिंक टैग भी एक तरीके का टैग होता है जो कि किसी चीज़ को आपस में लिंक कराता है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कराता है, ठीक है। एक पेज को दूसरी स्क्रिप्ट फाइल, मतलब जावा स्क्रिप्ट से लिंक कराता है, एक पेज को, HTML पेज को एक CSS की पेज से, CSS की फाइल से लिंक कराता है। ये सब काम लिंक टैग से होते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे वेबसाइट के अंदर 2 पेज बनाता हूँ, एक पेज है S, एक पेज है P, ठीक है। और S वाले में भी शुभम पांडे के बारे में जानकारी दी गई है और P वाले में भी शुभम पांडे के बारे में जानकारी दी गई है। मेरी बात को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करना, ध्यान देना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको समझ लोगे आप समझ लो मेटा टैग आपको कंप्लीट आ गया है, आप बाप हो चुके हो, आप किसी को भी SEO समझा सकते हो। 2 पेज हैं, एक S एक P, दोनों में शुभम पांडे मतलब मेरे बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। अब हो सकता है आपने देखिए जानबूझ के मतलब किया है ये काम, और ये आपने धोखाधड़ी गूगल के साथ करने के लिए नहीं किया है, आपकी मजबूरी थी। मान लो एक पेज में वो चीज़ आप नहीं दे पा रहे हो, आपकी मजबूरी दूसरे पेज में भी वही चीज़ आपको डालनी है। सेम कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए हमने वेबसाइट बनाया है तो जो चीज़ एक पेज में है वही हमको दूसरे पेज में भी दिखाना पड़ जाता है। तो ऐसे में हम लोगों को गूगल को बताना होता है कि ये जो एक पेज है ये दूसरे पेज से लिंक है, मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वाली में भी है, ये हमको गूगल को बताना होगा। अगर आप डायरेक्ट पेज बना लेते हो और डायरेक्ट में आप सेम इन्फॉर्मेशन रखते हो दोनों में, ठीक है, और आप गूगल को नहीं बताते हो कि यार दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन है, गूगल ने यहाँ पर पकड़ लिया आपको, तो वो समझेगा आप उसके साथ स्कैम कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, उसके सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को लाने के लिए ये सब धोखाधड़ी कर रहे हो। वो दोनों ही पेज को आपको ब्लैंक कर देगा, गूगल पे कभी भी सर्च रिजल्ट में नहीं आने देगा। उसके पास इतनी पावर होती है, खुद सर्च इंजन है, अगर वो चलेगा तो आपकी वेबसाइट कभी सर्च रिजल्ट में नहीं आएगी, कोई पेज सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा तो यूज़र नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसा धोखाधड़ी गूगल ना समझे, इस चीज़ को बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब मैं मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल समझो कि ये ब्लैंक पेज नहीं है, यहाँ पर खूब सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, खूब सारी, ठीक है, खूब सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। और सेम इन्फॉर्मेशन देखिए 2 पेज है हमारे पास, एक main.html, इसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन शुभम पांडे के बारे में जानकारी दी गई है, और इस वाली में भी index.html वाले में भी शुभम पांडे के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन है। तो आपको मान लीजिए जो मेन वेबसाइट होती है होम पेज वाली जो पहले आपने बनाई है, उस पेज को वेबसाइट ने उस पेज पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको लिंक टैग ओपन करना है, LINK लिंक टैग ओपन कर दिया, और ये जो एट्रीब्यूट्स आ गए इनको हटा देते हैं कुल मिला के। ओके, अब यहाँ पे REL लिखना है, सबसे पहले REL लिख दिया। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना है CANONICAL, ठीक है, कैनोनियल, CANONICAL, कैनोनियल। कैनोनियल का मीन्स, अब आपको मैं ऐसे क्या समझाऊं, वो गूगल समझता है कि आपने दोनों पेज में सेम कंटेंट डाला, ये आपकी मजबूरी थी, आपने जानबूझ के किया, कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं कर रहे हो। ये गूगल को आप साफ साफ बता देते हो तो गूगल आपकी बात को समझ जाता है
और वो कभी भी ये नहीं समझेगा कि स्कैम कर रहे हो, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको HREF मतलब हाइपर रेफरेंस लिखना होता है। हाइपर रेफरेंस एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम लोग पेज का लिंक डालते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा पेज है जिसमें आपने दूसरा सेम कंटेंट लिखा है, उस पेज का नाम आपको वहाँ पे लिखना होता है। जैसे index.html पे लिखा है सेम चीज़, तो यहाँ पे लिखेंगे index.html, ठीक है, index.html, ठीक। अब यहाँ पे गूगल जब आएगा उसके बॉट्स चेक करने आएंगे तो वो देखेंगे कि हाँ यार यहाँ पे भी आपने ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि ये जो ये वाला पेज है, इस पेज का नाम है main.html, इस पे भी सेम इन्फॉर्मेशन है और आपका यहाँ पे इसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन है और index.html वाले में भी सेम इन्फॉर्मेशन है। दोनों पेज में सेम इन्फॉर्मेशन है। ये चीज़ आपने गूगल को बता रखी, कोड द्वारा मेंशन कर रखा है, तो गूगल आपको फिर कोई बात नहीं क्षमा कर देता है, स्पैम नहीं समझता है। पर अगर आपने इतना कोड नहीं लिखा है कैनोनियल करके और वो समझेगा, अगर आपने नहीं लिखा तो वो समझेगा आप स्पैम कर रहे हो सकता है दोनों पेज को ब्लॉक कर दे, कभी भी सर्च रिजल्ट में आने न दे, बैन लगा दे। तो ये कोड लिखना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जनरली ये कोई बताता नहीं है और बहुत कम लोग ऐसा होता है कि ऐसा यूज़ करते हैं, कभी कदार यूज़ में आता है, पर आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आगे चल के आप इस चीज़ को यूज़ कर सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। आज मैंने एसईओ से रिलेटेड टोटल 8 पॉइंट बताए हैं, जिसमें से 8 में से 7 पॉइंट आपके सिर्फ मेटा टैग के थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और 1 पॉइंट आपका जो था वो लिंक टैग का था, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा और मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, थोड़ी लंबी बनी होगी मुझे मालूम है, पर इसमें मैंने डिटेल ही भरी है, कहीं पे एक समय भी 1 सेकंड भी आपको फालतू का नहीं खाया है। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख ले तो कोई दूसरी यूट्यूब पे वीडियो मत देखना, मेरी गारंटी आपको सब कुछ समझ में मेटा टैग से रिलेटेड आ गया है। अब इन फ्यूचर आपको बस इन बातों को ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वेबसाइट का, कीवर्ड्स दिए जाते हैं, ऑथर का नाम दिया जाता है, ये सब आपको देना है। और देखो ये सब चीज़ें तो एक बार अगर नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा, पर ये व्यू पोर्ट वाला जो है इसको तो आपको देना ही है, ठीक है। अगर आपने 5वें पॉइंट को मिस कर दिया, व्यू पोर्ट में जिसको आपने विथ इक्वल टू डिवाइस विथ जो लिखा है और ये इनिशियल स्केल 1 इसको दोगे तो आपकी वेबसाइट ही काम नहीं करेगी सही से। कंप्यूटर में अलग दिखाई देगी, मोबाइल में अलग दिखाई देगी, कंटेंट कहीं भाग रहा है, फोटो कहीं भाग रही है, कुछ यूज़र को अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये तो आपको देना ही देना होता है और ये आता भी है। जब आप कभी भी कोई नया पेज बनाते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नया पेज बना लेता हूँ, न्यू फाइल करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ new.html, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ओपन करोगे तो देखिए ये तो ऑटोमेटिक आएगा ये वाला, देखिए एट्रीब्यूट, और एक ये कैरेक्टर सेट वाला, ये देखिए ये आप VS कोड के अंदर अगर आप HTML का टेम्पलेट ओपन करते हो, HTML फाइल लिखना और वहाँ पे क्लिक करना, तो देखना ये वाला और ये वाला तो आता ही आता है। ये गारंटी है, ये दोनों ऑटोमेटिक देता है HTML, क्योंकि जानता है इनका तो यूज़ करना ही है यूज़र को, ऐसा तो नहीं हटा देगा। तो ये जो 2 मेटा टैग हैं तो इनको तो आपको यूज़ करना ही करना रहता है, ये तो खुद HTML टेम्पलेट के साथ आते हैं। तो इतना समझो ये दोनों ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये वीडियो मेरी मेहनत आपको साकार लग रही कि हाँ सही यार आपने सही चीज़ बताई है, तो एक लाइक करो और मुझे मोटिवेट करो। और अगर ऐसे हिंदी भाषा में देसी तरीके से आप कोडिंग सीखना चाहते हो, सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, सी से सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जनाब आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।